बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ुरान बाकी मस्जिद के सिलसिले में मेरे चंद मशवरे हैं। पहला मशवरा ये है कि मेन केस से पहले एक एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ामिनिंग द मेंटेबिलिटी अगर ये केस फाइल कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें ये चेक करना होगा कि इसका केस को ये चेक किया जाए, पहले कोर्ट ये चेक करे कि केस मेंटेनेबल है या नहीं, या ये चलने लायक है कि नहीं, क्योंकि ये जो केस फाइल है किया गया है ये केस वारशिप एक्ट 1991 के प्रोविज़न को ये वायलेट कर रहा है। क्योंकि वारशिप एक्ट का 1901 का जो 1991 का प्रोविज़न ये कहता है कि इबादत गाहों के स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए, और यहाँ जो है ये उसके स्टेटस को बरकरार रखने के ख़िलाफ़ ये फाइल कर रहे हैं कि हमको वहाँ पर जो है जो नमाज हो रही उसकी जगह पर हमको पूजा करने की इजाज़त दी जाए। कि 1991 के एक्ट के प्रोविज़न को ये वायलेट कर रहा है, इसलिए ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक बेंच ने 5 जजेस के बेंच ने ये इसको अपहेल्ड किया है, वारशिप एक्ट 1991 के एक्ट को। इसलिए जो है ये केस जो है जो फाइल हुआ है ये मेंटेनेबल नहीं होगा। तो जो कोई जब हम एप्लीकेशन ऑफ मेंटेबिलिटी दाखिल कर देंगे तो इसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, और जो मेन प्रोसीडिंग रुक जाएगी जब तक ये डिसाइड ना हो जाए। तो इसमें क्या हमको सोचने और समझने का मौका भी मिल सकता है। अगर खुदा न खास्ता हमारे फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम इसको आगे के कोर्ट्स में ले जा सकते हैं। सेशन कोर्ट है या जिलाई अदालत है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब ये मैटर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर ये ज़्यादा बारीकी से ये चेक किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है रूल को अगर हम प्रयोग करेंगे तो रूल जो है हमेशा जो एनालॉजी पर जो है वो राइट प्रिवेल करता है। ये जो पटिशनर जो लोग अपनी पटिशन ले गए हैं ये रूल नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि एक एनालॉजी अपना व्यू बना रहे हैं। पटिशनर का व्यू है कि एक उनका व्यू है कि ये जो है मस्जिद ये जगह जो है किसी ज़माने में मंदिर थी और मंदिर तोड़ के बनाई गई है, और इसलिए यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। जबकि जो है रूल जो एक्ट है वो इसके ख़िलाफ़ कह रहा है। वो ये कह रहा है कि स्टेटस क्यू जो है वो बरकरार रखा जाए। अभी तक यहाँ पर भाई सदियों से नमाज़ पढ़ी जा रही है, मस्जिद हो रही है, अभी जो स्टेटस का है वो मस्जिद का स्टेटस है और वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। इसलिए रूल जो है ये कह रहा है कि भाई स्टेटस इसका बरकरार रखा जाना चाहिए, और यहाँ पटिशनर का व्यू जो है या उनकी एनालॉजी वो अपनी पेश कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर जो है मंदिर को मस्जिद को तोड़कर फिर से मंदिर बनाया जाए। तो ये एक एनालॉजी है, और एनालॉजी कभी पर भी जो है रूल पर प्रोवाइड नहीं करती। हमेशा रूल जो है चूँकि ये पार्लियामेंट से बनाया जाता है और दोनों, इसलिए जो है हमेशा जो है वो किसी के व्यू पर या एनालॉजी पर या डिस्क्रिशन पर ये प्रिवेल करेगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक का बेंच का जजमेंट DS नकरा उसके पैरा 20 में पैरा 20 में उन्होंने कहा है, हालांकि वो पेंशन के सिलसिले में है लेकिन वो आम उसूल भी है कि पेंशन जो है गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन से ये डिसाइड नहीं होगी, बल्कि पेंशन जो है जो प्रिस्क्राइब रूल है उसके मुताबिक वो गवर्न होगी। इसी तरह से ये भी जो कोर्ट में मैटर जो डिसाइड होगा ये मैटर जो है गवर्नमेंट जो है कि जो प्रिस्क्राइब रूल है एक्ट है उसके मुताबिक डिसाइड होगा, ना कि पटिशनर के व्यू या एनालॉजी के हिसाब से डिसाइड होगा। क्योंकि इस सिलसिले को जो है बाबरी मस्जिद के केस में संविधानिक बेंच ने भी उसको अपहेल्ड किया है। इसलिए ये जो है व्यू पटिशनर का व्यू एनालॉजी ये किसी भी सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और रूल और राइट नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये संविधानिक बेंच का ये लॉ ऑफ द लैंड है।
आर्टिकल 141 के तहत लोअर कोर्ट को उस फैसले को मानना ये बाइंडिंग होता है। तो इस बुनियाद पर हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर हम इसको कर सकते हैं कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। जब केस मेंटेनेबल ही नहीं है और अगर कोर्ट हमारे फेवर में फैसला दे देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर जो है मेन केस चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेन केस चलने के लायक नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने अगर खुदा न खास्ता कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया तो फिर मेन केस पर फिर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। तो हम जो है उस वक्त अपना फिर उस वक्त देखेंगे कि हम अपने क्या आर्गूमेंट रखते हैं, क्या अपना एविडेंस रखते हैं, वो तो बात की चीज़ है। तो हमको पहले ही बजाय हम सुप्रीम कोर्ट जाने के, अगर हमको हमारा मकसद था कि सर्वे रिपोर्ट को रोका जाए, तो हम अगर उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनिंग द मेंटेनेबिलिटी को फाइल कर देते तो हमको सुप्रीम कोर्ट से जाने की ज़रूरत भी नहीं होती और वो मैटर दब जाता और ये मैटर शुरू हो जाता एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेबिलिटी का, ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाती। इस प्रोसीडिंग में हम जो है सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये जो एक्ट है 1991 का सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक बेंच का जो जजमेंट है, तो उसके लिहाज से ये मैटर डिसाइड किया जाए, क्योंकि कोर्ट उसका बाउंड है एक्ट का, और जो भी कोर्ट का फैसला आया है, जो एक्ट बोल रहा उसके मुताबिक उसको फैसला करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमको ये बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन हम बजाय यहाँ जाने के हमसे थोड़ी चूक हो गई, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सर्वे हो सकता है। तो फिर ये सर्वे एक ही मस्जिद का बहुत सारी मस्जिदों का सर्वे शुरू हो जाएगा, एक वो पिट गया। तो अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम जो है एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेबिलिटी का केस हम कोर्ट में फाइल करके हम अपने केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। वरना एक कोर्ट लोअर कोर्ट को फैसला सुनाएगी, उसके बाद अभी देखने का सर्वे रिपोर्ट, दूसरा कुछ और कोर्ट अगर बोल देगा, तीसरा फिर और बोल देगा, स्टेप बाई स्टेप बढ़ता जाएगा। बाद में मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट अगर इंसाफ करना भी चाहेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जैसे बाबरी मस्जिद के सिलसिले में थोड़ा स्टेप बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर पहुंच गया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी, अब जहाँ पर मंदिर हो रहा बन गया, पूजा हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम मेंटेनेबिलिटी के हट कर मेन केस पर चलेंगे तो आगे अभी एक स्टेप बढ़े सर्वे का, फिर आगे दूसरा स्टेप भी हो सकता है, तीसरा भी स्टेप हो सकता है, चौथा भी स्टेप, आगे स्टेप भी रुक जाएगा और मेन केस पर हमारा जो है ये डिसीजन भी हमारे फेवर में आ सकता है, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग केस है एक ग्राउंड पर। क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा तो ये ग्राउंड ही देखा जाएगा, वहाँ पर डिस्क्रेशन एनालॉजी नहीं बल्कि रूल देखा जाएगा, क्योंकि पटिशन के पास कोई रूल नहीं सिवाय एनालॉजी के, सिवाय व्यू के। अच्छा, ये भी तय नहीं है कि भाई उनके पास क्या प्रूफ है कि ये जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो इसी जगह का मंदिर तोड़ा गया, कहाँ इसका डॉक्यूमेंट नंबर अगर एविडेंस होगा भी हिस्ट्री में, तो उसका कौन सा नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, कहाँ पे तोड़ा, तो वो भी सामने वाले को बताना जरा ये मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट होगा तो उसका बेनिफिट हमको ही मिलेगा, क्योंकि एक्यूज मिलेगा, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई हमने जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है, तो अगर इस पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमें मिलेगा। तो अगर उनके आर्गूमेंट में थोड़ा भी डाउट हो गया तो उसका भी फ़ायदा हमको मिल सकता है। तो ये बुनियाद पर अच्छा, इसकी एक मिसाल भी है कि अभी बॉम्बे में एक केस था, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केस फाइल किया, तो हमने उसको हस्बैंड को कहा कि इस पर जो है एक एप्लीकेशन डाल दो, एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस। तो उन्होंने डाल दिया, उसमें कई ग्राउंड उठाए कि ये केस जो है ये चलने लायक ही नहीं है। उसमें बहुत सारे ग्राउंड में, दो मेन ग्राउंड था। एक ग्राउंड था कि ये वाइफ ने बहुत सारे फॉल्स के एलिगेशन लगाए हैं, फॉल्स केस है, बहुत जगह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो झूठ बोली है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर अनक्लीन हाथ के साथ कोई आता है तो किसी भी रिलीफ का वो कोई हकदार नहीं होता है। तो इस बुनियाद पर ये केस इसका मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा ग्राउंड है कि ये इसने केस 1 साल के बाद फाइल किया, पौने 2 साल में, इसलिए भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट है जिसने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसने ये कहा कि 1 साल के बाद अगर केस फाइल होता है
तो ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा, ये चलने लायक नहीं होगा। तो उस ग्राउंड पर तो उसके जवाब में वाइफ ने अपनी दलील रखी कि पहली बात ये है कि भाई ये झूठ, ये डिसाइड इस मेंटेबिलिटी जो एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग है, इसमें जो है झूठ डिसाइड नहीं होगा, बल्कि ये झूठ हमारा जो भी है ये मेन जब चलेगा मेंटेबिलिटी, जब ट्रायल चलेगा उस वक्त तो डिसाइड होगा। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है जिसमें 5 साल उससे ज़्यादा बल्कि 10 साल तक का केस बाद फाइल किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये भी मेंटेनेबल है, केस चलाया जा सकता है। ये दोनों ग्राउंड, इस दोनों ग्राउंड को हस्बैंड ने हमारे मशवरे से ही हस्बैंड ने काउंटर ये किया। पहला ग्राउंड ये कि वो प्रोसीडिंग अलग है, ये प्रोसीडिंग अलग है। अब मेंटेबिलिटी में जो ग्राउंड उठाए गए हैं उसके और जो डॉक्यूमेंट इसमें जमा किए गए हैं उसके झूठ के, तो इस प्रोसीडिंग में ही डिसाइड होगा। वो जो मैटर चलेगा मेन, तो फिर वहाँ का जो भी एविडेंस है जो वहाँ पे डिसाइड होगा, ये प्रोसीडिंग यहीं पे डिसाइड किया जाएगा। और कोर्ट और चूँकि भाई रिटन आर्गूमेंट अरे सब जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो ये इसका झूठ इस्टेब्लिश हो रहा है। सिर्फ जज को ज्यूडिकल माइंड लगाकर और इसको डिसाइड करना है कि इसने झूठ बोला या नहीं बोला है। और दूसरी चीज़ है कि डीबी एक्ट के जो कई टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं उनका टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे उसमें सेक्शन सेक्शन 2A एग्रीव पर्सन, सेक्शन 2F में ये डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, और सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया रेस्पोंडेंट, और सेक्शन जो है 2S में शेयर हाउस होल्ड ये डिफाइन किया गया। इस डिफिनीशन में जो सेंटेंस है उसका जो है टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं है। तो या तो सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और ये जो टेंस है, टेंस ऑफ ए वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ द इवेंट। जो टेंस है इससे हमें ये पता चलता है कि ये इवेंट किस वक्त में किस टाइम में ये एक्शन जो है ये हुआ है। इसी तरीके से इसमें प्रेजेंट टेंस कह रहा है, इसकी डिफाइन है ए वर्ब दैट रिफर टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एज आई राइट एंड नो। इसी तरह से द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विच जस्ट एज ही हैज जस्ट गॉन आउट। इसके अलावा a verb that refer in the present time is said to be in the present tense। जो वर्ब जो प्रेजेंट टेंस को रिफ़र करता है उसको प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, और जबकि एक्टिविटीज़ इंडिकेट इन द इमीडिएट पास्ट इज विथ जस्ट नाउ एज दैट नो मोर टाइम हैज़ पास्ट एज ही हैज़ रिटन ए लेटर और लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। यानी प्रेजेंट टेंस ये है कि एक्टिविटी जो है प्रेजेंट में हो, और प्रेजेंट पास्ट टेंस यानी इसमें जो एक्टिविटी इमीडिएट पास्ट यानी जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वो हुआ है। और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है एक वर्ब दैट रिफर टू द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस एंड the past perfect describe an action completed before a certain moment in the past। तो ये सारी मिसालें हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिसाल, आई हैव रिटन ए लेटर जस्ट नाउ, यानी हमने अभी लिखा है। इसका मतलब ये कोई काम औरत ने या तो भाई रहते हुए कंप्लेन किया है या जस्ट नाउ ये 2-4 दिन के अंदर घर छोड़ने के बाद कंप्लेन किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो आई हैड रिटन ए लेटर टू माई फादर लास्ट मंथ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर वो सेंटेंस हैड लगेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इस ग्राउंड पर
हमने दलील रखी तो और हमने रखवाया हस्बैंड से, तो जो वाइफ थी जो झूठा कंप्लेन की थी, उसने परज्यूरी के डर की वजह से बगैर किसी शर्त के खुद से जो है उसने क्या किया कि अपनी जो है एप्लीकेशन जो थी डीवी एप्लीकेशन उसने खुद से विड्रॉ कर लिया कि आगे कहीं परज्यूरी का केस ना हम पर बन जाए। तो ये मिसाल हम इसलिए दे रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मेंटेबिलिटी बहुत लोगों को होगा कि भाई ये कैसा केस होता है, क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल भी है, एप्लीकेशन हो चुका है। इस केस में भी इस प्रैक्टिकल को अप्लाई किया जा सकता है और इसका भी बेनिफिट लिया जा सकता है। और एक मुद्दा और भी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं जो अपने को शायद बीजेपी का कहते हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया है जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया है कि माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए और मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस से उनको बाहर किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी ये जो है 15% या 20% पाँच सूबों में है, 15 से ज़्यादा है, इसलिए माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी में वही लोग आते हैं जो 1% से कम हो, और उस पर उन्होंने यूएनओ की कोई डिफिनीशन वगैरह भी शायद उसमें डाली है और अपनी दलील भी रखी है। तो ये जो है, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस के लिए एडमिट भी कर लिया है और नोटिस का ऑर्डर भी कर दिया है। इस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जवाब फाइल करे, और ये उनके बकौल उनके वीडियो के ज़रिए पता चला कि अभी ये आखिरी मरहले में चल रहा है और ये फैसला उनके लिहाज से कि फैसला उनके फेवर में आ सकता है। तो इस बात पर भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी सिख, इनको जो है इस PIL को चैलेंज करना चाहिए, इसके खिलाफ इसको काउंटर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ये स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी या इस तरह के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या ये अगर माइनॉरिटी से इनको निकल जाएगा, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी के जो बड़े बड़े इदारे जो है वो उन पर उनका कंट्रोल बहुत नहीं के बराबर रहेगा। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, सिविली कॉलेज है, इस तरह के बहुत सारे माइनॉरिटी इदारे हैं। इसी तरह से जितने बड़े बड़े मदारिस हैं, इनका चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि RT एक्ट के तहत कोई भी इदारा बगैर गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के नहीं चलाया जा सकता। और ये RT एक्ट अभी तो 6 साल से 14 साल के बच्चों को है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने अभी नई तालीमी पॉलिसी में एक्सटेंड करके 18 तक कर दिया। तो 18 साल के तमाम बच्चों को जो सरकारी स्कूल हैं या उन्हीं में पढ़ना होगा, ये मदारिस में फिर ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाएगा। जब 18 साल तक के बच्चे जो है ये मदारिस में पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब 18 से ज़्यादा होगा तो फिर ऐसी सूरत में मदारिस का चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और जैसे बड़े बड़े मदारिस हैं, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, और जामिअतुल इस्लाह है, जामिअतुल फलाह है, मदरसा अशरफिया मुबारकपुर है, या सल्फ़ी मदरसा बनारस में है, इसके या बहुत सारे मदारिस हैं। तो ये सब चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तो इसलिए इस पर भी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।